हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए इस मेरे YouTube चैनल में नया शीर्षक राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त, हिंदी के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि मैथिली गुप्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण एवं विवेचन करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त वैष्णव भक्त थे तथा राम कथा से उनका विशेष अनुराग था। इसका प्रभाव शैशवावस्था से ही गुप्त जी पर पड़ा। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजना शुरू की और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। ये द्विवेदी के सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका पहला खंडकाव्य रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1912 ईस्वी में उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ भारत भारती प्रकाश में आया। यह इनका ख्यातनाम ग्रंथ है। जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भारत भारती की ख्याति से ही गुप्त जी को महात्मा गांधी और जनता ने राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन्होंने अपनी मातृभूमि के संबंध में खड़ी बोली में कविताएं लिखकर पाठक वर्ग का ध्यान राष्ट्र प्रेम की ओर आकृष्ट किया। द्विवेदी जी के आदेश, उपदेश और स्नेह में परामर्श के फलस्वरूप गुप्त जी की काव्य कला में पर्याप्त निखार आया। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी, नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। गुप्त जी राष्ट्रपति द्वारा नामित संसद के सदस्य भी रहे थे। इन्हें साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार क्रमशः 1935 और 1937 में मिला। साहित्य वाचस्पति 1946 और पद्म भूषण पुरस्कार 1954 ईस्वी में मिला। इनकी माता का नाम काशीबाई तथा अनुज सियाराम शरण गुप्त थे, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी में लेखन प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पे आदि छंद लिखे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। उन्होंने 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंडकाव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। तो ये था
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय संक्षेप में। अब हम उनकी रचनाओं या काव्य कृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1914 ईस्वी, पंचवटी 1925, झंकार 1923, साकेत 1931, यशोधरा 1939, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, मेघनाथ वध, व्रतसंहार, प्लासी का युद्ध, शेरंध्री, वन वैभव, नहुष, शकुंतला, अनघ, गुरुकुल, काबा और करबला, स्वदेश संगीत, किसान, हिंदू, हिडिंबा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज, विकट भट्ट, मंगल घट, आस्वाद, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, पृथ्वी पुत्र, युद्ध, विश्व वेदना, भूमि भाग, कविश्री, राजा प्रजा, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्रावली, वेताली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम इन प्रसिद्ध रचनाओं के नामोल्लेख के बाद इनका संक्षेप में काव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मकता तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित है, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता तथा भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा, साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के पोषक तथा उपासक थे। उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में हैं। इन्होंने अपने पात्रों को आदर्श के सांचे में ढालते हुए भारतीय संस्कृति और युग धर्म दोनों को अपने काव्य में महत्व दिया है। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, एकता, सद्भावना, नैतिकता और परोपकार जैसे गुणों को महत्व देने वाले गुप्त जी का काव्य अपने समय का न केवल श्रेष्ठ काव्य है, अपितु जीवन मूल्यों का प्रसारक काव्य भी है। गुप्त जी में अंधानुकरण की प्रवृत्ति नहीं थी। यद्यपि गुप्त जी में तुक मिलाने की प्रवृत्ति थी, किंतु कहीं कहीं ही ऐसा देखने को मिलता है। सामान्यतः इनका काव्य सहज, सरल और एक सांस्कृतिक कवि का काव्य है। तो ये था मैथिली शरण गुप्त का काव्य सौंदर्य का संक्षिप्त विवरण। अब हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत शीर्षक महाकाव्य और उसके नवम सर्ग की संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। इसके लिए उन्हें 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साथ ही हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस महाकाव्य का कथानक 12 सर्गों में विभक्त है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। यह गुप्त जी की अमर एवं अनुपम कृति है।
इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत नामक महाकाव्य राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ही है। इस महाकाव्य में गुप्त जी ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदयस्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया। ये था साकेत शीर्षक महाकाव्य की कथा का संक्षिप्त विवरण। अब साकेत के 9 सर्ग में जो वर्णित है, जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र प्रथम में, उसका सारांश इस प्रकार है। साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग को इस काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि पूरे सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस पाठ्यक्रम में इसी सर्ग के अंतिम कुछ अंश संकलित किए गए हैं, जिनसे एक और उर्मिला की विरह वेदना को अभिव्यक्ति मिली है, तो दूसरी ओर गुप्त जी की काव्य प्रतिभा के शिखर का स्पर्श मिलता है। इसमें गुप्त जी ने रामायण के कथानक में उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला के प्रति अपना मानवीय दृष्टिकोण रखकर उसकी छवि का अंकन किया है। इसमें उदात्त मानवीय भावों एवं आदर्शों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसका शिल्प पक्ष भावाभिव्यक्ति के अनुरूप तथा कथानक की मधुर प्रस्तुति में पूर्णतया सक्षम है। तो विद्यार्थियों, ये थी राष्ट्रकवि मैक्सिमन गुप्त के बारे में संक्षेप में जानकारी। मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। आज बस इतना ही। बाकी कविताओं का दिन अगले वीडियो में हम व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर।